हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमारी चर्चा चल रही है बाल विकास पर। बाल विकास हम बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लासेस और होने वाली हैं। लास्ट जो क्लास में हमने चर्चा किया था वो किया था लर्निंग के बारे में, यानी कि अधिगम क्या है, इसके अर्थ क्या होते हैं। हमने कुछ परिभाषाओं को देखा था, आपको बताया भी था कि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हमने अधिगम की विशेषता पर चर्चा किया था। अधिगम के सिद्धांतों पर भी हमने चर्चा किया था। 2 सिद्धांत हमने देखे थे। अब हमने सिद्धांत तो देख लिया अधिगम का, हमने वो टॉपिक भी समाप्त कर लिया। जो हमारे कुछ सिद्धांत बच रहे हैं, उनको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक क्या होते हैं? आज हमें इन्हीं पर चर्चा करना है। तो बस आपके 2 टॉपिक और बचेंगे। एक विशिष्ट बालक आज हम पढ़ ले रहे हैं। कल हम देखेंगे कि ये बाल अपराध क्या होता है। साथ ही साथ परसों की क्लास में हम चर्चा करेंगे टीकाकरण के बारे में। और जो एक आध पॉइंट आपके बच रहे होंगे उनको भी हम उसी में कवर अप कर लेंगे। फिर होगी हमारी प्रैक्टिस, देन हम स्टार्ट करेंगे हेल्थ साइंस को। तो ये विशिष्ट बालक हैं क्या? हमें ये समझना ज़रूरी है कि विशिष्ट बालक कहते किसे हैं। आपको पता है कि इस अद्भुत संसार में जितने भी बालक हैं, उन सभी में ज़रूर से ज़रूर कुछ न कुछ विभिन्नताएँ आपको देखने को मिलती हैं, चाहे वो एक ही वंशानुक्रम के क्यों ना हों। एक ही माता के कोख में पले-बढ़े क्यों ना हों, एक ही माता-पिता के द्वारा उनका पालन-पोषण क्यों ना किया गया हो, फिर भी आपको दोनों में असमानताएँ देखने को मिलती हैं। उनके रंग-रूप, उनका नाक-नक्श, उनकी लंबाई-चौड़ाई, व्यक्तित्व, आचरण, इन सभी चीज़ों में आपको भिन्नता देखने को मिलती है। वो चाहे शारीरिक रूप से हो गया, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक आदि जो क्षेत्र हैं, किसी भी क्षेत्र में एक-दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। हो सकता है ऐसा भी कि कोई बालक काफ़ी बुद्धिमान हो, कोई बालक कम बुद्धिमान हो, कोई मंद बुद्धि का हो तो कोई जड़ बुद्धि का हो। तो ये भिन्नताएँ बच्चों में आपको देखने को मिलती हैं, किसी भी क्षेत्र की भिन्नता क्यों ना हो। आज की क्लास आपको सिर्फ़ आराम से सुननी है, ठीक? ज़रा हम देख लेते हैं थोड़ा-सा कि ये जो अभी-अभी आपने देखा कि विशिष्ट बालक, ये विशिष्ट बालक हैं क्या? थोड़ा-सा हम इसमें कुछ नोट डाउन किए हैं, उसको भी देख लेते हैं। बाकी आपने समझ ही लिया कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं, ठीक? तो अपने जो बालक अपने आयु समूह के मानदंडों के अनुसार शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, खेल, शैक्षिक अथवा किसी भी अन्य क्षमताओं में, योग्यताओं में औसत बालकों से कम हो या अधिक हो अथवा सामान्य व्यक्ति से कम या अधिक क्षमताएं रखते हैं, वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है, आपको ये समझना है कि आप विशिष्ट बालक ऐसा नहीं है कि जो बच्चे तीव्र बुद्धि के हैं, प्रखर बुद्धि के हैं, आप सिर्फ़ उन्हें ही विशिष्ट कहेंगे। विशिष्ट बच्चे वो भी हो सकते हैं जो अधिक बुद्धिमान हैं, विशिष्ट बच्चे आप उन्हें भी कह सकते हैं जो कम बुद्धिमान हैं। तो विशिष्ट बच्चे आप इनमें से कोई भी जो क्षमता हमने बात की, जो योग्यता की हमने बात की, इसमें कम या अधिक या फिर एक सामान्य व्यक्ति से कम या अधिक क्षमताएँ रखते हैं, तो हम उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। ठीक? अभी हम देखेंगे कि विशिष्ट बालक में कौन-कौन से बालक
आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। जो विशिष्ट बालक हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो बालकों के शारीरिक व मानसिक गुणों की दृष्टि से जो हमने वर्गीकरण किया है उसमें कौन-कौन से हैं जरा एक बार हम देख लेते हैं। कौन-कौन से बालक आते हैं जिनको हमने शारीरिक और मानसिक गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया है। तो इसमें सिर्फ आपको ध्यान रख लेना है कि किन-किन बालकों को हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखेंगे। ठीक? सबसे पहले आता है आपका शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, यानी कि जो बच्चे शारीरिक अक्षमता से युक्त होते हैं उनको हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। मानसिक अक्षमता से युक्त बालक, जो बालक मानसिक अक्षमता से युक्त हैं उनको भी आप विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखेंगे। प्रतिभाशाली बालक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक, अधिगम असमर्थता से युक्त बालक, व्यवहार अव्यस्तता वाले बालक, समस्यात्मक बालक, संवेगात्मक रूप से कुसमायोजित बालक, अपराधी बालक। ये सारे बालक जो हैं विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो आप ये जो शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक हैं कैसे पहचानेंगे। तो शारीरिक अक्षमता से युक्त होने का मतलब ये है कि दोषपूर्ण अंगों वाला बालक, यानी कि जिस बालक के अंगों में दोष होता है उन्हें हम शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहते हैं। जैसे शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक वे होते हैं जिसमें किसी प्रकार का दोष है, कमी है, उनमें विकृत है, किसी प्रकार की विकृत होती है। ये दोष जन्म से पूर्व या फिर बाद में भी हो सकते हैं। जैसे किसी गंभीर बीमारी के कारण हो जाना, बीमारी से उनके शरीर में कोई दोष आ जाना, दुर्घटना होने पर, चोट लग जाने पर। तो कुछ शारीरिक विकृतियाँ जन्मजात होती हैं या फिर जैसे जन्म के समय प्रसव के दौरान जब कभी असावधानी हो जाती है तो जो नुकीले चीज़ होते हैं वो बच्चे के कहीं लग जाते हैं, मुँह में, आँख में, कान में, नाक में, कहीं भी लग सकते हैं। तो इन वजहों से भी बच्चा जो है वो क्या होता है, वो शारीरिक रूप से उसके अंदर में दोष हो जाता है। ठीक? अगली बात हमने की थी मानसिक अक्षमता से युक्त बालक। मानसिक अक्षमता से युक्त का क्या अर्थ हो जाता है कि कौन से बच्चे को आप मानसिक अक्षमता से युक्त बोल सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जिन बच्चों का आईक्यू 80 से कम होता है या जो मंद बुद्धि के होते हैं वो मानसिक अक्षमता वाले बच्चे होते हैं। ऐसे बालक किसी भी समाज या राज्य में पाए जा सकते हैं। इन बालकों को ही मानसिक रूप से अक्षम बालक अथवा मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक कहते हैं। अब ये जो पिछड़े बालक होते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं कि ये दूसरों पर आधारित होते हैं। इनका जो अधिगम होता है वो अच्छा नहीं होता है। इनके बुद्धि में कमी देखने को मिलती है। ये समाज में समायोजन भी नहीं कर पाते हैं। आत्मविश्वास की कमी रहती है। ये निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो जो ये मंद बुद्धि के बालक होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। इनमें मंद बुद्धि के बालक आते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं जैसे मूर्ख हो गए, मूढ़ हो गए, जड़ बुद्धि के हो गए। तो ये सारे लोग मानसिक अक्षमता वाले होते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जो ये मानसिक अक्षमता वाले बच्चे हैं, इनमें आपको कुछ विशेषताएँ देखने को मिलती हैं कि अभी एक हम चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मंद बुद्धि बालक हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। इनके मंद बुद्धि होने का कारण क्या हो सकता है? तो वंशानुक्रम हो सकता है। गर्भकालीन अवस्था में कोई माँ को संक्रामक बीमारी हो, माता-पिता की आयु भी डिपेंड करती है। अपरिपक्व जन्म भी इनके मंद बुद्धि होने का कारण हो सकता है। तो कई कारणों से ये बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं।
अगली बात करेंगे हम प्रतिभाशाली बालक की। प्रतिभाशाली बालक क्या हैं? तो जिन बुद्धि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि जो है वो 70 से कम होती है, निम्न बुद्धि वाले बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, जहाँ वो दुर्बल बुद्धि या फिर अक्षम या फिर कमज़ोर बालक कहलाते हैं, वहीं अगर हम बात करें प्रतिभाशाली बुद्धि के बालकों की, तो उनका जो आईक्यू लेवल होता है, वो 130 से 140 के बीच होता है। 130-140 के बीच, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, जब आपने मानसिक आयु यानी कि जब आपने बुद्धि लब्धि का सूत्र पढ़ा था। ज़रा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, कई दिन हो गया, कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक? बाकी यहाँ पर जो प्रतिभाशाली बालक हैं, उनकी आईक्यू कितना होता है? तो 130 टू 140 होता है, या इससे भी अधिक हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इतना ही हो, लेकिन इससे भी अधिक हो सकता है। इन्हें आप असाधारण बालक या अधिसामान्य बालक भी कह सकते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनकी बौद्धिक और मानसिक क्षमता औसत बालक से अधिक होती है। इनकी बौद्धिक क्षमता उत्कृष्ट श्रेणी की होती है। ये क्या होते हैं? उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। ठीक? जो प्रतिभाशाली बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक ना केवल एक अच्छे और कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, प्रबंधक आदि बनते हैं, ये बनकर उपलब्धियाँ अपनी अर्जित करते हैं। ये खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, जिससे जो संपूर्ण मानव जीवन है, उसका विकास होता है, कल्याण होता है। ठीक? तो ये बहुत ही प्रखर बुद्धि के बालक होते हैं। अब अगला बात करेंगे हम किसकी? अगली बात करेंगे हम जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक होते हैं। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक भी विशिष्ट बालक में आते हैं। तो जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक हैं, आप उनको विशिष्ट बालक में ही रखेंगे। ठीक? पिछड़े बालकों के अंतर्गत ऐसे बालकों को रखते हैं जो अपनी कक्षा के बालकों से पढ़ाई में काफ़ी पीछे रहते हैं। अपने कक्षा कार्य करने में भी उनको देरी होती है, वो चीज़ों को देरी से सीखते हैं। उनमें पढ़ने, लिखने, तर्क करने, स्मरण करने, ये सारी क्षमताएँ उनको उनकी कम होती है। कहने का मतलब वो हर कार्य को धीरे से करते हैं, देरी से करते हैं। तो ऐसे बालकों को हम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक कहते हैं। अब ये जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं, इनकी समस्याएँ क्या हैं? पहली बात, पिछड़े बालकों में सीखने की जो गति होती है, वो काफ़ी मंद होती है। वो बहुत ही धीमी गति से पढ़ना, लिखना, सिलाई, कढ़ाई, होमवर्क, हर कार्य को वो धीरे से करते हैं। इनकी शैक्षिक उपलब्धियाँ भी कम होती हैं। समाज विरोधी कार्यों की इनमें प्रवृत्ति आपको अधिक देखने को मिलेगी। ये सही समय पर विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो भी नहीं पूरा करते हैं। ये सामान्यतः असमायोजित यानी कि कुसमायोजित व्यवहार करते हैं। तो ये कई लक्षण होते हैं जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं। अब इनमें ये पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है? तो कारण कई हो सकते हैं, जैसे एक तो उनका हेल्थ हो सकता है, शारीरिक दोष हो सकता है, कोई रोग या चोट हो सकता है, या फिर निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति हो सकती है। साथ ही साथ अगर परिवार बड़ा है, तो भी ये समस्या हो सकता है। माता-पिता का दृष्टिकोण कैसा है बच्चे के प्रति, ये भी हो सकता है। परिवार का वातावरण कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार में हर दिन हर दिन उनमें लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश मचा रहता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के पिछड़ेपन का कारण बनती हैं। बच्चा इन वजहों से भी पिछड़ जाता है शैक्षिक रूप से, ठीक? अगली बात हमने की थी अधिगम असमर्थता से युक्त बालक की।
अधिगम यानी कि लर्निंग असमर्थता से युक्त बालकों को ऐसे हम बालकों को रखते हैं जिनकी जो सीखने की क्षमता, अधिगम का मतलब क्या है? सीखना, आपने पहले ही पढ़ा था। तो जिनके सीखने की क्षमता सामान्य बालकों की तुलना में बहुत कम होती है, क्योंकि इन्हें सीखने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो चीज़ें ही नहीं उपलब्ध होती हैं। तो जो बच्चे अधिगम असमर्थता से युक्त बालकों का जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास है, वो सामान्य रूप से हुआ रहता है। ये शारीरिक दृष्टि से पूरी तरह स्वस्थ होते हैं। देखने में सुंदर, हृष्ट-पुष्ट, लेकिन साधन सुविधाओं के अभाव में ये ठीक तरह से चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। ये हर चीज़ को जैसे एक सामान्य बच्चा सीखता है, उस तरह से नहीं सीख पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इनके अंदर अधिगम असमर्थता है, तो ये शारीरिक रूप से या फिर जो है मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से ये जो है कमज़ोर होंगे। अब क्या हो सकता है? जैसे इनके जो अधिगम असमर्थता का कारण है, वो एक तो गरीबी हो सकता है। सबसे पहले आपने देखा क्या कि उनके पास साधनों का अभाव है। दूसरा कुपोषण हो सकता है। तीसरा शरीर में कोई चोट रोग हो सकता है। इन वही माता-पिता का आपसी कलह हो सकता है, माता-पिता की अशिक्षा हो सकती है, विद्यालय का जो वातावरण है वो दोषपूर्ण हो सकता है या फिर उनकी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का उन पर जो है प्रभाव पड़ता है। अगला है व्यवहार अस्त-व्यस्तता वाले बालक। मतलब आप जिन बच्चों का व्यवहार अस्त-व्यस्त होता है, उनके व्यवहार नहीं ठीक होते हैं, आप इस श्रेणी में उनको रख सकते हैं। समस्यात्मक बालक। अब समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं? समस्यात्मक बालक कई हो सकते हैं, जैसे चोरी करना एक समस्या है, लड़ाई झगड़ा करना, स्कूल से भाग जाना, पढ़ाई-लिखाई ना करना, ये सारी चीज़ें समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आती हैं। अगला है संवेगात्मक रूप से कुसमायोजित बालक। जो बच्चे संवेगात्मक रूप से समायोजित नहीं हैं, वो वो जो है आप उन्हें विशिष्ट बालक के अंतर्गत रख सकते हैं। लास्ट है अपराधी बालक। अपराधी बालक इसके बारे में कल हमें डिटेल में चर्चा करनी है, तो कल हम समझेंगे कि अपराधी बालक क्या होते हैं या फिर बाल अपराध क्या होता है। तो अपराधी बालक का मतलब ये समझिए कि ऐसे बालक जो अपराध करते हैं, अब वो अपराध किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो वो अपराधी बालक ही कहलाते हैं, ठीक? अब ये तो हमने देखा कि अपराधी बालक क्या होते हैं, यानी कि शारीरिक रूप से किस तरह से हमने विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किया है, यानी कि शारीरिक और मानसिक गुणों के आधार पर हमने विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किया है। अब आगे हम देख लेते हैं कि क्रो एंड क्रो ने विशिष्ट बालकों के वर्गीकरण को मुख्य 4 रूपों में बताया है। आपने देखा कि जो अभी हमने शारीरिक और मानसिक गुणों के आधार पर देखा वर्गीकरण, उसमें हमने कई वर्गीकरण देखा। शायद से हमने 9 वर्गीकरण किया था। लेकिन जो क्रो एंड क्रो महोदय हैं, उनको आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कितने बालकों की बात मतलब कितने प्रकार के बालकों की बात की है या कितने प्रकार के बालकों को विशिष्ट श्रेणी में रखा है। ठीक? क्रो एंड क्रो के अनुसार जो विशिष्ट बालक हैं, वो 4 प्रकार के हैं। एक तो है समस्यात्मक बालक को इन्होंने विशिष्ट बालक कहा। दूसरा प्रतिभाशाली बालक को इन्होंने विशिष्ट बालक कहा। तीसरा इन्होंने जो मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक हैं, उसको विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा। लास्ट में इन्होंने अपंग बालक को विशिष्ट श्रेणी में रखा। अपंग बालक वही जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं या फिर शारीरिक रूप से उनके अंदर कोई दोष पाया जाता है, उसी को इन्होंने अपंग बालक कहा। मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक, तो मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक जिसमें हमने बात की थी मंद बुद्धि के बालकों की।
तो जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, आपने देखा कि वो संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। उनकी जो अ, शैली होती है वो बेढंगी होती है। उनमें निर्णय शक्ति का अभाव पाया जाता है। मानसिक रूप से दुर्बल तो होते ही हैं। व्यक्तित्व में उनके आकर्षण का अभाव पाया जाता है। साथ ही साथ आत्मविश्वास की भी कमी पाई जाती है। तो यहाँ से हमें जो ध्यान रखना है, यही मंद बुद्धि के बालकों के बारे में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर आपका दिया गया है। तो इसे हम एक बार देख लेते हैं कि जो मंद बुद्धि के बालक हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। मंद बुद्धि के बालक सभी बालकों में समान रूप से नहीं पाई जाती है। जो मंद बुद्धिता होती है, वो सभी बालक में समान रूप से आपको देखने को नहीं मिलेगी। कुछ बालकों में मंद बुद्धि बहुत अधिक होती है, तो कुछ में कम होती है। जो बुद्धि लब्धि के आधार पर जो ये मंद बुद्धिता है, इसके स्तर को आप माप सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूर्ख। मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं या जो बालक मूर्ख होते हैं, उनका आईक्यू कितना होता है? तो उनका आईक्यू होता है 50 से 70 के बीच में। यानी कि जिन बच्चों का बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच में है, आप उनको मूर्ख कहेंगे। वो मूर्ख कहे जाते हैं। ये जीवन में जीवन पर्यंत मूर्ख ही रहते हैं। इनकी बुद्धि जो है वो 7 से लेकर 10 वर्ष के बालक की तरह रहती है, चाहे इनकी उम्र 25, 30, 40, 45 क्यों ना हो जाए। यदि इन्हें पढ़ने-लिखने की पूरी सुविधा भी प्रदान की जाए, पढ़ने के लिए इन्हें योग्य और कुशल शिक्षक भी दिए जाएँ, तब भी तब भी ये 15 से 16 की अवस्था तक मात्र दूसरी और तीसरी जो कक्षा के बालक हैं, उनके समान रहते हैं। ये आजीवन मूर्ख रहते हैं, आप इतना समझ लीजिए। तो इनका जो स्मरण शक्ति है, जो सोचने-समझने की जो क्षमता है, उसमें आपको बहुत मतलब अभाव रहेगा, देखने को नहीं मिलेगा। इनको जो है बहुत कम रहता है सोचने-समझने की क्षमता। एक जो छोटे बच्चे की सोचने-समझने की क्षमता है, वही उतनी रहती है। इनके सोचने-समझने की क्षमता बहुत कम होती है। ये मेहनत मज़दूरी करने के लायक होते हैं, यानी कि अपनी रोज़ी-रोटी के लिए ये मेहनत मज़दूरी करके अपना पेट का पालन कर सकते हैं। तो शिक्षा पाने योग्य मंद बुद्धि होते हैं। इनमें मंद बुद्धि होते हैं, जैसे शिक्षा पाने योग्य मंद बुद्धि बालक इनको कहा जाता है। ठीक? अगली बात करेंगे हम मूढ़ बुद्धि की। मूढ़ बुद्धि इनका आईक्यू कितना होता है? तो इनका आईक्यू और कम होता है। मूढ़ बुद्धि वाले बच्चों का जो आईक्यू है वो और भी नीचे होता है। कितना? 25 से 50 के बीच में पाया जाता है। यानी कि जिन बच्चों का आईक्यू 25 से 50 के बीच में होता है, इन्हें आप मूढ़ बुद्धि के बालक कहते हैं। बौद्धिक व मानसिक स्तर 3 से 7 वर्ष के बालक की तरह होता है। पढ़ाना, लिखाना, सिखाना इनको संभव नहीं है। आप इन्हें पढ़ा-लिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, आप इनको प्रशिक्षण के द्वारा कुछ सामान्य कार्य अवश्य ही करा सकते हैं। जैसे जैसे आप इनको बोझा ढोना, मज़दूरी करना या फिर गड्ढे खोदना, भेड़-बकरियाँ चराना, ये सारे काम आप इनसे करवा सकते हैं। यानी कि ये मेहनत मज़दूरी वाला कार्य कर सकते हैं, अगर आप इनको सिखाएँ तो। प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धिता होती है, यानी कि ये प्रशिक्षण पर आधारित होता है। अगला है, जो तीसरी बात है, वो तीसरी बुद्धि की प्रकार है, वो है जड़ बुद्धि। अब जड़ बुद्धि जड़ बुद्धि उसे कहेंगे जिनका आईक्यू 25 से या 25 या फिर 25 से कम होता है। 25 से कम क्या ही बोला जाए। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे बालक जिनका आईक्यू 25 या फिर 25 से नीचे ही होता है, उसे जड़ बुद्धि का बालक कहा जाता है। बौद्धिक स्तर 2 वर्ष के बालकों की तरह होता है। इनका जो सोचने का, समझने का जो तरीका होता है, जो ये सोच समझ सकते हैं, वो
जो 2 वर्ष का बालक है उसके समान ये होते हैं, उसी के समान ये सोचते हैं और ये आजीवन, जीवन पर्यंत ये दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। ये अपना अब जो 2 साल का बच्चा है, वो कितना खुद पर निर्भर हो सकता है? वो हमेशा जो है दूसरों पर ही निर्भर रहता है, उसकी देखभाल उसके घर वालों को ही करना पड़ता है। खाने-पीने, नहलाने, कपड़े बदलने ये जैसी सामान्य सी जो क्रियाएँ हैं, इसको भी वो बच्चा नहीं कर सकता है या फिर ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो उचित देखभाल के अभाव में ये अनेक प्रकार के जो बीमारियाँ हैं, उनके शिकार हो जाते हैं और इसी कारण इनकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। ये तो हमने बात की जो मंद बुद्धि के बालक हैं। अब कुछ मंद बुद्धि के बालक जो विशिष्ट प्रकार के होते हैं, जैसे मूर्ख, मूढ़, जड़ बुद्धि के बालक होते ही होते हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जिनको हम मंद बुद्धि के बालक में रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगोलिज़्म की। मंगोलिज़्म ध्यान रखिएगा नाम, यहाँ से क्वेश्चन जो आपके मंद बुद्धि बालकों के विशिष्ट प्रकार हैं, इस विशिष्ट प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंगोलिज़्म की। मंगोलिज़्म तो ये संपूर्ण जगत में इस प्रकार की मानसिक दुर्बलता सबसे अधिक पाई जाने वाली होती है। इस प्रकार के मंद बुद्धि के बालक का नाम मंगोलिज्म इसलिए पड़ा है क्योंकि इनकी जो शारीरिक बनावट है वो काफ़ी हद तक मंगोल जाति से मिलती-जुलती है। इनका जो शारीरिक गठन है वो कैसा है? तो इनका जो शारीरिक गठन है वो मंगोलिज्म जो जाति है उनके समान देखने को मिलता है। इनकी आँखें छोटी, नाक चपटी, होंठ पतले और सूखे, मुँह पर तिरछापन, गर्दन छोटी, दाँत छोटे, आवाज़ भारी, मोटी, ये सारी चीज़ें आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो इनका आईक्यू है वो 25 से 50 के बीच में देखने को मिलता है। और ये सामान्य कार्य सिखाया जाना संभव है। आप इन्हें जो है सामान्य कार्य सिखा सकते हैं। ये अगर आप इनको कोई भी जैसे सामान्य कार्य जब सिखाएँगे तो ये सीख लेते हैं। इन्होंने जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने अपने शोध और अध्ययन के आधार पे ये निष्कर्ष निकाला कि जो मंगोलिज़्म है, ये मंद बुद्धिता के 2 प्रमुख कारण होते हैं। एक अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो असंतुलन होता है, दूसरा जो पीयूष ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि का अनियमित ढंग या फिर मंदित रूप से कार्य करना। तो उन्होंने ये 2 कारण बताए जिसकी वजह से मंगोलिज़्म होते हैं। दूसरा है क्रेटिनिज़्म। अब ये क्रेटिनिज़्म क्या है? इसको भी थोड़ा-सा समझते हैं। क्रेटिनिज़्म क्या है? तो क्रेटिनिज़्म भी एक प्रकार का मंदबुद्धिता होता है। क्रेटिनिज़्म से जो बच्चे पीड़ित होते हैं, उनका आईक्यू लेवल 25 से 50 के बीच में होता है। जो क्रेटिनिज़्म की स्थिति है, इसमें मानसिक विकास के साथ ही साथ शारीरिक विकास में भी आपको कमी देखने को मिलती है। जो बालक की लंबाई है, वो 3 से साढ़े 3 फीट का होता है। उसमें बौनापन आपको देखने को मिलेगा, चेहरा उसका भावहीन होता है, साथ ही साथ धड़ उसका अधिक विकसित होता है, हाथ-पैर उसके छोटे-छोटे होते हैं और ये होने का कारण क्या होता है? ये होने का कारण यानी कि जिसे क्रेटिनिज़्म है, होने का कारण होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण क्रेटिनिज़्म देखने को मिलता है, ठीक? अगला जो आपको मंदबुद्धि में बालक देखने मिलता है वो है हाइड्रोसिफैली। हाइड्रोसिफैली क्या है? तो हाइड्रोसिफैली में ये भी मंदबुद्धिता का एक प्रकार होता है। मंदबुद्धि में बालक का जो सिर होता है, वो सिर बहुत अधिक बड़ा होता है। सिर क्या होता है? वो सिर बहुत ही छोटा होता है। इसमें क्या होता है? छोटा होता है। तो सिर की जो परिधि है
सॉरी, हम यहाँ पर देख रहे हैं सिर काफ़ी बड़ा होता है और इनकी जो सिर की परिधि है वो 28 इंच तक होती है। इससे भी अधिक हो सकती है। साथ ही साथ सिर के पीछे और सिर के पीछे की ओर जो अधिक सिर के पिछला जो हिस्सा होता है उसमें अधिक विकास होता है। इनका जो फेस होता है यानी कि जो इनका चेहरा होता है वो काफ़ी छोटा होता है। चेहरे इनके आपको काफ़ी छोटे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सिर के पीछे की ओर विकास इनका अधिक और आगे से कम होता है। सुषुम्ना नाड़ी में सीएसएफ का अधिक स्रावन होने लगता है। ठीक? तो ये कारण क्या होते हैं? सुषुम्ना नाड़ी में जो सीएसएफ हार्मोन है जो उसका स्रावन अधिक होना। ठीक? अगला है माइक्रोसेफेली। अब ये माइक्रोसेफेली क्या है? तो ये भी मंदबुद्धिता का ही एक प्रकार है। माइक्रोसेफेली में बालक का सिर सामान्य बालकों की तुलना में आपको छोटा देखने को मिलेगा और जो इसके सिर की परिधि होती है वो 17 इंच देखने को मिलती है। इनका सिर पतला और त्रिकोणाकार होता है। इनका जो ललाट है वो सामने से चपटा देखने को मिलता है और इस कारण इसकी जो मुखाकृति है वो सामान्य लोगों से भिन्न आपको देखने को मिलेगी। अब जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों ने शोध में ये ज्ञात किया कि जो माइक्रोसेफेली बुद्धिमत्ता होती है, ये गर्भावस्था के चौथे या 5वें माह में प्रारंभ हो जाती है। जब बालक माता के गर्भ में पल रहा होता है, तभी ये प्रारंभ हो जाता है। और कारण क्या हो सकता है? कारण जो गर्भकालीन बीमारी एक्स-रे या इन्हीं कारणों से होता है, मतलब जो बार-बार एक्स-रे करवाना या फिर गर्भावस्था में किसी प्रकार का कोई संक्रामक रोग हो जाना, तो ये सारे माइक्रोसेफेली मंदता को जन्म देते हैं, ठीक? तो आपने देखा ये जो अभी आपने ये चार्ट देखा जिसमें आपने मूर्ख की बात की, मूढ़ की बात की, जड़ बुद्धि की बात की। ये तो इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए। साथ ही साथ जो आपने ये विशिष्ट प्रकार देखा ना, जैसे जो मंगोलिज़्म है, क्रेटिनिज़्म है, साथ ही साथ आपका हाइड्रोसेफेली है और माइक्रोसेफेली है। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं जो आज आपने अभी तक पढ़ा है। लेकिन आप एक बार ध्यान रखिएगा, जो भी आपको याद हो एक दिन हमने पढ़ा था बुद्धि, जिसमें पढ़ा था हमने बुद्धि के परीक्षण की बात की थी, तो वहाँ पर हमने के आईक्यू के बारे में पढ़ा था। तो एक बार आईक्यू का सूत्र बताइएगा। जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनका आईक्यू कितना होता है, सामान्य का कितना होता है, जड़ बुद्धि का कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है जो आपने वहाँ पर पढ़ा था। तो आज का हमारा ये टॉपिक विशिष्ट बालक का समाप्त होता है। कल की क्लास में हमें पढ़ना है बाल अपराध के बारे में। बाल अपराध क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप लोग अगर बुक होगी तो एक बार पढ़ कर आइएगा, नहीं होगी तो हम तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आप में से जिन्होंने भी अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर रात 9 बजे होती है क्विज़, तो उसे आप सॉल्व करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ आपने अभी पीछे जितना भी पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करते रहिए। जैसे ही हमारा टॉपिक ये समाप्त होगा सारा, हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, यानी कि पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट को कवर अप करते हुए क्वेश्चन को करेंगे। तो जब आप लोग एक बार रिवीजन किए रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।